क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। हम सबको पता है लैंड मतलब जमीन, लैंड मतलब एंड रिसोर्सेज मतलब लैंड में जो भी रिसोर्सेज मिले दे आर लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, सबको पता है, कौन सी बड़ी बात है सर, लैंड पे ही रहेंगे ना। वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, अच्छी बात है। वी यूज इट फॉर डिफरेंट वेज, हाँ लैंड को भी हम अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं ना, फॉर फार्मिंग, फॉर लिविंग, फॉर कमर्शियल पर्पजेस, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, को कंजर्व करना पड़ेगा। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जितनी भी चीज हमको वर्ल्ड में दिख रही है वो कहाँ पे हो रही, लैंड के ऊपर। वो सब चीज इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, लैंड सपोर्ट कर रहा है। देयरफॉर हमको इसको कंजर्व करना पड़ेगा ना, लैंड के रिसोर्सेस को। देखो अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कैसे कैसे टाइप में लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ। इन इंडिया 43% ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर अंडर प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन एरिया, मतलब वहाँ माउंटेन्स नहीं है, वहाँ रिवर्स नहीं है, वैलीज नहीं है, इट इज अ प्लेन एरिया। देखो ये 43% जो लैंड है इंडिया की, ये कौन से एरिया में आ गई, प्लेन रीजन में। मतलब वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यस, अगर प्लेन लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो सकती। तो अबाउट 43% ऑफ इंडियन लैंड इज प्लेन। नेक्स्ट है माउंटेन्स। देखो माउंटेन्स कितने हैं, माउंटेन्स मतलब पहाड़, हिल्स, अबाउट 30% ऑफ आवर लैंड इज अंडर माउंटेन्स। ये हो गया हमारे माउंटेन के अंदर। अब माउंटेन्स में क्या होगा, देखो माउंटेन से रिवर निकलेंगे, पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर। पेरिनियल फ्लो मतलब 12 मंथ्स हमेशा रिवर फ्लो होते रहते। पेरिनियल रिवर कौन कौन से, ऐसे रिवर्स जो माउंटेन से निकलेंगे और 12 मंथ्स मतलब साल भर वो क्या करेंगे, उनका फ्लो शुरू रहेगा। एंड सम फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब देखो जो हिल्स है वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, हिमालयस पे, मसूरी में, जहाँ पे भी हिल स्टेशन है वहाँ पे टूरिस्ट भी आ सकते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू मतलब प्लेन से थोड़ा ऊपर वाला रीजन, तो ये हो गया 27%। प्लेट्यूज में क्या होता है देखते, प्रोसेस ऑफ रिच रिजर्व्स एंड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। मतलब महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश वाला प्लेट्यू। प्लेन मतलब यहाँ पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार वगैरह हो गया, वो प्लेन रीजन में आ गए। उसके नीचे आओ तो महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब काय में आ गए, प्लेट्यूज में। और ऊपर कश्मीर वगैरह काय में आ गए, हिल रीजन में। सो दिस इज distribution of land in India, 43% plain, 30% mountain and 27% plateaus। चलो नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। अब देखो लैंड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम देखेंगे, ग्रीन कलर लेंगे, फर्स्ट इज फॉरेस्ट। अच्छा फॉरेस्ट तो लैंड के ऊपर ही हो गए ना, तो फर्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज फॉरेस्ट। सेकंड क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल लिखा है फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। फर्स्ट क्या है, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन, जहां पे कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होगा, मतलब वहां पे देयर आर नॉट प्रॉपर मिनरल्स इन द सॉइल। और वेस्ट लैंड मतलब रॉकी लैंड, डेजर्ट, ये सब कहाँ में आ गया, वेस्ट लैंड में। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, ईटीसी। नॉन एग्रीकल्चर मतलब देखो बिल्डिंग है, वहां पे कोई हम फार्मिंग कर सकते हैं क्या, रोड के ऊपर फार्मिंग करेंगे क्या, ये सब कहाँ में आ गए हमारे नॉन एग्रीकल्चर यूसेज में। देन नेक्स्ट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। मतलब देखो सबसे पहला क्या हो रहा है, बैरन लैंड, वहां पे कोई भी फार्मिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है वेस्ट लैंड, जहां पे जो रॉकी वगैरह, जहां पे रॉक्स ही है वहां पे सॉइल नहीं, वो वेस्ट लैंड में आ गया। और फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड आ गया। नॉन एग्रीकल्चर में क्या आ गया, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। जो हमारा घर है वहां पे देयर इज नो फार्मिंग देयर, हमारी स्कूल है वहां कभी फार्मिंग होगी क्या, नहीं, ये काय में आ गया, नॉन एग्रीकल्चरल में। अदर देखो, अदर अनकल्टिवेटेड क्या है, परमानेंट पास्चर्स। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, पास्चर्स मतलब एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब यहाँ पे एनिमल्स को हम क्या करेंगे, ग्रेजिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे तो कभी फार्मिंग हो ही नहीं सकती, तो ये काय में आ गया, अनकल्टिवेटेड एरिया में। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिसिलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड नॉट इन एरिया। मतलब मिसिलेनियस ट्री मतलब वहां पे एग्रीकल्चर, जो हमको ऐसी क्रॉप्स जिससे एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते फार्मिंग में, वो वहां पे नहीं ग्रो होंगे, कोई दूसरी ट्रीज वहां पे ग्रो करेंगे, तो वो भी काय में आएगा, नॉन कल्टिवेटेड में। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब देखो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। देखो अब जो भी हमारी लैंड रहती है ना,
वो हमेशा उस पर हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। एक बार क्रॉप ग्रो कर लिए तो फॉर सम टाइम इट मस्ट बी लैंड, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम कौन सी लैंड बोलेंगे? अनकल्टिवेबल लैंड। ऐसी अनकल्टिवेबल लैंड जो 5 ईयर से ज्यादा देर तक उसको हमने यूज नहीं करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकल्टिवेबल। तो ये सब किस में आ रहा है? अनकल्टिवेटेड लैंड में। चलो सबको समझ गया। फर्स्ट क्या था? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या है? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, उसमें बैरन लैंड आ गई, बंजर जमीन। एंड नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह वाली लैंड आ गई उसमें। नेक्स्ट आ गया परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग, और आ गया मिसलिनियस यूज में और नॉन कल्टिवेबल में। इसके बाद आया फैलो लैंड। हम देखते हैं व्हाट इज अ फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब देखो, अगर कोई फार्मर है, उसने सपोज ये लैंड है फार्मर की, उसने यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर लिया पहले, है ना। अब ये क्रॉप्स ग्रो होने के बाद में फॉर सम टाइम लैंड को हमको यहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि इसके जितने भी मिनरल्स रहते हैं ना, वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर लेते। मिनरल्स वापस आने के लिए इट रिक्वायर्स सम टाइम। अगर 1 ईयर से कम वो लैंड को हमने अनकल्टिवेबल रखे तो वो कहीं में आएगा? करंट फैलो लैंड में। और ये जो फैलो लैंड थी, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, वहां पे 5 ईयर से ज्यादा, मतलब 5 साल से वहां पे कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ था। और करंट फैलो का मतलब 1 ईयर से जहां पे कल्टिवेशन नहीं हुआ। नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मतलब जितनी भी लैंड इंडिया में है जहां पे क्या है? क्रॉप सो किए हुए, अभी क्रॉप्स को उगाने के लिए हमने सो किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट सोन एरिया। कितने एरिया में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखो कौन सी है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, मतलब ऐसी भी लैंड होगी जहां पे मोर देन 1 क्रॉप हमने ग्रो करे एक साल में। देखो, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखो, सपोज हमने ये वाला फार्म था, ये फार्म में हमने क्रॉप्स ग्रो कर लिए, और सपोज हमने फिर से वही एरिया में फिर से क्रॉप ग्रो करे, है ना। ये 1 ईयर में एक से ज्यादा बार सो हो गया, ये फर्स्ट टाइम था और ये सेकेंड टाइम हो गया। तो ये एरिया प्लस नेट सोन एरिया, मतलब पूरे एरिया इंडिया की, ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो दिस 2 डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट करते। नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब देखते हैं लैंड यूज पैटर्न कैसा है इंडिया में। अब देखो, फर्स्ट तो हमने लैंड देख लिए, टाइप्स ऑफ लैंड देख लिए, है ना। अब उसको यूज कैसा करेंगे वो भी इंडिया में वो देखते हैं। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technology, capacity and culture and tradition. देखो, लैंड यूज अलग अलग टाइप पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जहां पे कहीं पे हिल्स है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे प्लेन है। अब हिल की एरिया, वहां पे ज्यादा घर बनेंगे क्या? नहीं। वहां ज्यादा फार्मिंग होगी क्या? नहीं। प्लेन एरिया में देयर विल बी मोर सेटलमेंट एंड मोर फार्मिंग, उसको बोलेंगे हम टोपोग्राफी। क्लाइमेट, अगर कहीं पे डेजर्ट है तो वहां पे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, वहां का पैटर्न अलग होगा। सॉइल टाइप, अगर एलिवेबल सॉइल नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल है, तो अच्छे क्रॉप्स ग्रो होंगे क्या? वहां पे नहीं होंगे। देयरफॉर ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन कैसा? अगर ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो ज्यादा लैंड का यूज होगा, कम जगह में ज्यादा लोग रहेंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी रहेंगे तो ज्यादा यूज कर सकते हैं लैंड को, टेक्नोलॉजी खराब रहे तो यूज नहीं कर सकेंगे। कल्चर एंड ट्रेडिशन, यस कल्चर, इंडिया का पुराना जो कल्चर था, एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया, जो रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते थे क्या? नो, बट टुडे वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। देयरफॉर कल्चर एंड ट्रेडिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काय के लिए? लैंड यूज के लिए। देखो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या होता? सपोज हम एक स्क्वायर बनाओ, इतना एरिया, सपोज ये एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। लैंड यूज डाटा, मतलब जो भी यूज करे ना, कहीं पे फॉरेस्ट होगा, कहीं पे बिल्डिंग्स होंगी, कहीं पे कहीं पे खराब लैंड होगी, कहीं पे वेस्ट लैंड होगी, वो पूरे लैंड यूज का डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो कितना डाटा है हमारे पास में, 93% डाटा है। 7% डाटा है ही नहीं है हमारे पास में। अब वो 7% डाटा इंडिया का ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा घर है, घर में हमारे कितने रूम है, वो हर रूम में क्या रखा हुआ है हमको सब पता है ना। कोई ऐसा रूम है क्या तुम्हारे घर में जो तुमको पता ही नहीं उसके अंदर क्या रखा हुआ है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर किसी ने छुपा के रखा होगा, तुम लोगों ने कोई चीज छुपा दी होंगे रूम में, किसी को नहीं पता, तो अलग बात है। बट इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट को पूरा पता होना ना,
कौन से लैंड में क्या है, बट हमको सिर्फ कितना पता, 93%। 7% लैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो कौन कौन से लैंड है वो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को स्पेशली नेहरू जी डिसलाइक देम, जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए वहाँ, एक्सेप्ट आसाम। अब वहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ पे टोपोग्राफी भी उनकी ऐसी है, वहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ऐसे ट्रेडिशनल ट्राइब्स रहते जो अंदर भी आने नहीं देते। नेक्स्ट, सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना आर नॉट सर्वेड। अब देखो पीओ के सबको पता होगा, दिस एंटायर रीजन, ये हमारे इंडिया के ऊपर वाला पार्ट है ना। अभी इतना जो पार्ट है ग्रीन कलर वाला, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट पूरा किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, पाकिस्तान ने। दिस इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भी किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ आवर चाचा नेहरू। अब देखेंगे वो क्यों हुआ था। और ये सेकंड पार्ट है लेफ्ट इधर वाला, ये अक्साई चीन, दिस इज कॉल्ड एज अक्साई चीन, ये भी बिकॉज ऑफ नेहरू जी, ये चाइना ने ले लिया। मतलब हमारा जो सर है इंडिया का अपर पार्ट है, एक आधा पार्ट चाइना ने ले लिया, आधा पार्ट किसने ले लिया, पाकिस्तान ने। अब ये कैसा हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राजा थे, है ना, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स को दो ऑप्शन दिए थे, एक तो इंडिया में आ जाओ, या तो खुद का न्यू कंट्री बनाओ, या पाकिस्तान में जाओ, तीन ऑप्शन थे। तो नॉर्मली पूरे स्टेट से डील किए सरदार पटेल ने। ओनली वन स्टेट, कौन सा, जम्मू कश्मीर, इसको डील किए थे नेहरू जी ने। नेहरू जी यहाँ फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सके यहाँ की प्रॉब्लम। तो ये पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दी थी, और इंडियन आर्मी भी इन्होंने जल्दी भेजे नहीं वहां पे, इसीलिए इतना पार्ट जो था पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम सर्वे कैसा करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये जो अक्साई चीन है, ये भी 1960s में, 1960s के डिकेड में ये ऑक्यूपाई हुआ था। ये कैसे ऑक्यूपाई हुआ, क्योंकि नेहरू जी को जो चाइना जो है, चाइना को वो अपना ऐसा फ्रेंडली नेशन मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि चाइना इंडिया पे कभी अटैक नहीं करेगा। बट 1961 में चाइना ने अटैक किया, और ये वाला पार्ट, इंडिया का इतना बड़ा पार्ट चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब नेहरू जी को बोले कि सर यहाँ का इतना ज़्यादा पार्ट चाइना ने ले लिया, तो नेहरू जी ने क्या बोले पता है कि, नॉट इवन अ सिंगल ग्रास ऑफ ब्लेड ग्रोस देयर। मतलब वहां पे एक घास भी वहां उगती नहीं, तो हमको क्या करना है, लेने दो उनको। मतलब उन्होंने ये भी पार्ट चाइना को, पाकिस्तान को दे दिया, और वो पार्ट दे दिए किसको, चाइना को। यस, तो यही ब्लंडर था नेहरू जी का, बिकॉज इसी की वजह से ओनली 93% हमारी क्या हुई, मैपिंग। 7% लैंड इंडिया लूज कर दिया। अब देखो लगता 7%, तो इतने मिलियन किलोमीटर का 7% है, मतलब मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, मिलियंस ऑफ एकर्स हमने लूज कर दिए बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग पॉलिसीज। चलो आगे, नेक्स्ट, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स हैज आल्सो डिक्रीज्ड। How are we able to feed our huge cattle population if the pasture land is decreased? Pasture मतलब जहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं ना, अब देखते सामने, जो भी एनिमल्स है, वो डोमेस्टिक एनिमल्स, वो वहाँ पे खाना खाने जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पास्चर्स, वो डिक्रीज हो गई। बट मोस्ट ऑफ द अदर लैंड इन करंट फैलो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। मतलब देखो, ऐसी लैंड जहाँ फेलो लैंड है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, वहाँ क्यों नहीं क्रॉप ग्रो होंगे, क्योंकि वहाँ मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। अब मिनरल्स नहीं है तो हमको वहाँ पे आर्टिफिशियल मिनरल डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा है। हैंस दिस लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। अब मतलब देखो, लैंड की क्वालिटी खराब है तो बहुत उनको कम यूज में ला सकते हैं हम लोग। नेट सोन एरिया इन द परसेंटेज NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54%। मतलब सपोज इंडिया की ये पूरी लैंड है, अभी हमने देखे थे, इसका ओनली 54% क्या है, नेट सोन एरिया। बाकी जगह में क्या है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, वहां पे बैरन लैंड है, अनयूज लैंड। 54% में हम लोग क्या करते, शो करते। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया The pattern of net zone area varies greatly from one state to another state. 80% जो है पंजाब हरियाणा में, ये DDLJ का सीन कहाँ पे, पंजाब में शूट हुआ था। पंजाब एंड हरियाणा में सब लोग खेत में जाके ऐसा कर सकते हैं, नहीं, पंजाब एंड हरियाणा में 80% जो लैंड है ना, वो शो करी हुई है। मतलब वहाँ सब लोग फार्मर है पंजाब में, वहाँ के सॉन्ग्स भी देखेंगे। यस, तो पंजाब एंड हरियाणा में 80% सोन लैंड है। बट अरुणाचल प्रदेश में देखो लेस देन 10%। अरुणाचल प्रदेश में हिल्स बहुत ज्यादा है और रिवर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सोन एरिया मतलब कितनी फील्ड है, वहां पे ओनली 10% फील्ड है, तो यहाँ मिसमैच हो गया ना। अब ये पूरे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे 10% सोन है और सम पार्ट्स में 80% सोन है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी, कल्चर, पीपल, नेचुरल वेजिटेशन, फिर माउंटेन्स, रिवर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। पंजाब एंड हरियाणा प्लेन में है, प्लेन जो है वहां पे एलिवेल सॉइल भी है,
देयरफॉर 80% होगा, और यहाँ पे ओनली 10%। दिस इज द लैंड यूज। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है। अब ये कब की बात थी, 1960-61 में ये चेंज हुआ। अब नया डाटा कब का है, 2014 एंड 15 का। तो यहाँ पे गाइस देखो, सबसे पहले फॉरेस्ट कितना था, 18%, बट फॉरेस्ट बढ़ के देखो कितना हो गया, 23%। इसका मतलब अच्छी बात हुई, 1960 से लेकर तो 2014 में फॉरेस्ट का कवर बढ़ गया इंडिया में। इट इज वेरी गुड। नेक्स्ट बैरन लैंड देखो कितना है, 12%। अभी कितना है, 5.5%। हमने बैरन लैंड को भी कम कर दिया। बैरन लैंड मतलब जहां पे कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होता, उसकी भी एरिया कम हो गई। अच्छी बात है, मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हो गया। नेक्स्ट है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ये जो ग्रीन वाला है मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आएगा। पहले कितना था, 45.26, और अभी कितना है, 45.5, लगभग सेम ही है। नेक्स्ट परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहां पे एनिमल्स अपना खाना खाने जाते, वो कितना था, 4%। अभी वो कितना हो गया, 3%, डिक्रीज हो गया। एनिमल के लिए जो खाना खाने वाली जमीन है डिक्रीज हो गई, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज हो गया और फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट एरिया अंदर मिसिलिनियस ट्री एंड ग्रोव्स, ये वाला मिसिलिनियस ट्रीज मतलब ऐसी ट्रीज जो कोई काम की नहीं है, वो कितना था पहले, 1%। अभी कितना हो गया, वो भी 1%, लेस देन 1% हो गया। तो अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल हमको कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, कोई एमसीक्यू में नहीं आने वाला है, बट एक बार देख लो इसको, लर्न करने की देयर इज नो इंपॉर्टेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर। अभी हमने देखा ना, फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, पहले 18 था, अब कितना हो गया, 23। बट ये अच्छी बात नहीं है। क्यों, बिकॉज 33% रहने को ना, एटलीस्ट 33% नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी विच वॉज प्रिपेयर्ड इन 1952, कितना होना, 33%। अभी कितना है, 23%, और 10% हमको इंक्रीज करना है, बट इट इज इम्पॉसिबल, इंक्रीज हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर फॉरेस्ट एरिया कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, अब देखो फॉरेस्ट में ट्रीज कम हो गई तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को बराबर अपनी लाइवलीहुड नहीं मिलेगी, और उसके वजह से पूरा फूड वेब डिस्टर्ब होगा, पूरा एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर फॉरेस्ट शुड बी एटलीस्ट 33%। देखो वेस्टलैंड में क्या क्या आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वेस्टलैंड में आएगा रॉकी, एरिड। रॉकी मतलब पत्थर वाली जमीन जहाँ पे सॉइल बहुत कम है। एरिड मतलब जो डेजर्ट में जो लैंड होती है ना, एरिड, राजस्थान के पास में वो, एंड डेजर्ट एरिया के लैंड। लैंड पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स, ये तो हो गया वेस्टलैंड, यहाँ से यहाँ तक। अगर एग्जाम में आया वेस्टलैंड में क्या क्या है, रॉकी लैंड, एरिड लैंड एंड डेजर्ट। और नॉन एग्रीकल्चर में देखो क्या क्या आएगा, सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोगों के घर है, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री, ये सब कहीं में आएंगे, नॉन एग्रीकल्चर में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में रोड आएगा, सेटलमेंट आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा। द कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage had resulted land degradation। अब देखो कंटिन्यूस लैंड को यूज करो, कंटिन्यूस विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर मेजर्स, लैंड के साथ क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। सपोज देखो हमने मोबाइल ली, उसमें दिन भर पबजी खेले, दिन भर फ्री फायर खेले, तो क्या होगा, एक तो मम्मी पीछे से आके मारेंगे, वो तो अलग बात है, बट हमारी जो मोबाइल की बैटरी है वो डिग्रेड हो जाएगी ना, बार बार उसको चार्ज करेंगे हम तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम। तो सिमिलरली जो लैंड का यूज है, अगर हमने लगातार लैंड को बार बार यूज किया तो क्या हो जाएगा, लैंड का डिग्रेडेशन। यस, वही हमको रुकाना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे मत्स्य पुराण में, अ पॉन्ड इक्वल्स 10 वेल्स। एक जो छोटा सा पॉन्ड है ना, वो 10 वेल्स के इक्वल है। और रिजर्वायर इक्वल्स 10 पॉन्ड्स। रिजर्वायर मतलब जो बड़ा पानी का, जहां पे पानी रहता। सन इक्वल्स 10 रिजर्वायर। देखो एक जो सन रहता, सन या डॉटर, वो क्या रहेगी हमारा 10 रिजर्वायर के इक्वल। एंड अ ट्री इक्वल 10 सन्स। मतलब इन इंडियन कल्चर ट्री को अपने बेबी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है, वही हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी थी। तो हमारे इंडियन कल्चर ऑलवेज रिस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट एंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट। तो हमको यही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ट्री को कट नहीं करना, वही हमको यहाँ से बेसिक नॉलेज मिला ना फ्रॉम मत्स्य पुराण। तो यस, वी मस्ट फॉलो इट। अब चलो आगे चलते। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता। तो देखते, वी हैव शेयर्ड our land in the past generation, we will do so with the future generation। yes, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगी यही जमीन पर रहेगी ना, कि और कहाँ से लेंगे।
90% ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। जो भी हमको फूड लगेगा, शेल्टर लगेगा, क्लोथिंग लगेगा, खाना पीना पानी कहां से मिलेगा? फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ। बट लैंड को डिग्रेडेशन हुआ, कौन सी एक्टिविटी से हुआ? देखो, एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन। यस, ट्री को कट करना, हमने ट्री को कट कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा वहां पे? डिफॉरेस्टेशन, इससे लैंड कवर कम होगा। नेक्स्ट, ओवर ग्रेजिंग, बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग ज्यादा खाना खिला देंगे कि खा लो, खाओ खाओ खाओ, ज्यादा खाना खाओ, तो ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होगा? लैंड को डिग्रेडेशन होगा। माइनिंग, माइनिंग मतलब रॉकी भाई केजीएफ, हम एक जगह से बार बार मिनरल्स को निकालेंगे तो क्या होगा? लैंड का डिग्रेडेशन, वहां पे पूरा एनवायरमेंट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। नेक्स्ट, माइनिंग एंड क्वेरिंग है कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये मेजर है, क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग। इसके वजह से हमको क्या होगा? लैंड का डिग्रेडेशन। अब देखो फिर से ट्री के बारे में हम देखते हैं। ओ ट्री द किंग आई सैल्यूट यू, मतलब गॉड से इक्वेट कर दिया हमारे पुराण में ट्री को। ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, तो इंडियन कल्चर नेवर अलाउस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देखो, ब्रह्मा इन द रूट, विष्णु इन द बॉडी, शिवा इन योर ब्रांचेस एंड अदर गॉडेस एंड गॉडेसेस लिविंग इन योर लीव्स। मतलब हमने एक ट्री को पहले तो सन से अच्छा बोल दिए, अब बोल दिए कि पूरे भगवान ट्री के अंदर रहते। ओ ट्री द किंग आई सैल्यूट यू, मतलब अब ये कहां पे लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत में। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर वी मस्ट नेवर डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। हमको ट्रीज प्लांट करना है, क्योंकि वहां पे अब यहाँ तो क्लियर लिखा है ब्रह्मा जी भी वहीं पे रहते, शिव जी भी वहां पे रहते, और अदर गॉड एंड गॉडेस एंड लीव्स में रहते। देयरफॉर वी मस्ट नेवर डिस्ट्रॉय आवर ट्रीज। हमारे कल्चर से भी वही हमको नॉलेज मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माइनिंग एट द साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन। अब देखो, कहीं से अगर हमने माइन निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे केजीएफ वाले रॉकी भाई है, इन्होंने यहाँ से पूरा गोल्ड निकाल लिया, उनको सबसे अमीर इंसान बनना था ना वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान बन गए, यहाँ से पूरा गोल्ड निकल गया। अब ये जो साइड है यहाँ पे घर बनाएंगे क्या? वो नहीं, क्योंकि दिस इज एनवायरमेंटली पोल्यूटेड एरिया, वहां पे पूरा पोल्यूशन हो जाएगा, वहां कोई रह नहीं सकता। तो यहाँ की लैंड क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी, है ना, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। एंड लिविंग डीप स्केयर्स एंड टेरेसेस ओवरबर्डनिंग द साइट। अब देखो, डीप स्केयर मतलब बहुत डीप तक वहां पे कटिंग होगी, और ये टेरेस है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लेवल होगी लैंड की। तो इसकी वजह से क्या होगा? लैंड का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन होगा। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर डैमेज टू द लैंड। अब देखो, जहां पे माइनिंग करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे ट्रीज होगी ना, वो पूरी ट्रीज को, जो यहाँ पे ट्रीज थी पहले, उसको कट करना पड़ा होगा, तभी तो यहाँ माइनिंग करेंगे। तो लैंड का डिस्ट्रक्शन भी हो गया और फॉरेस्ट का भी डिस्ट्रक्शन हो गया, विच इज वेरी वेरी बैड। अब देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? बहुत सारे पॉपुलेशन, कैटल का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे होता ओवर ग्रेजिंग, मतलब अपने जो कैटल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे? वहीं पे खाना खिलाएंगे, कहाँ पे? लैंड पे। तो दिस आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन। पहला तो हो गया माइनिंग, दूसरा हो गया ओवर ग्रेजिंग। माइनिंग कहाँ पे प्रॉब्लम है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। एंड ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश दोनों में आया। चलो नेक्स्ट इज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो, पहले तो हमने क्या देखे थे? सबसे पहले महाराष्ट्र वगैरह में ओवर ग्रेजिंग, हाँ, और उसके पहले माइनिंग एंड ओवर ग्रेजिंग मेन प्रॉब्लम थे। और यहाँ पे क्या गया? ओवर इरिगेशन। कहाँ पे? देखो, पंजाब में नेट सोन एरिया भी बहुत ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं यहाँ पे। तो ओवर इरिगेशन मतलब अब बहुत से फार्मर्स को नॉलेज नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा पानी डालते थे हमारे लैंड के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे ओवर इरिगेशन। उससे क्या होगा पता है क्या? वाटर में जो भी सॉल्ट पार्टिकल होगा वो यही लैंड पे आ जाएगा, उसकी सैलिनिटी बढ़ेगी और इट विल बिकम लेस फर्टाइल, डिग्रेडेशन हो जाएगा लैंड से बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। अल्कैलिनिटी बढ़ेगी उसकी एंड सैलिनिटी भी बढ़ेगी, ये दोनों चीज बढ़ गई तो सॉइल विल डिग्रेड। एंड द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, इसका मतलब क्या होता है गाइस? ये जो लाइमस्टोन है इसको हम लोगों को पाउडर फॉर्म में बनाना है, सपोज लाइमस्टोन को, सो ग्राइंड करना पड़ेगा, तो वहां पे क्या उड़ेगा बहुत ज्यादा। और दूसरा है सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, अलग अलग स्टोन को ग्राइंड करना पड़ेगा। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं उनको पता भी होगा, जहां पे भी वो इंडस्ट्री है वहां पे ना फाइन डस्ट पूरे एनवायरनमेंट पे रहती है। जहां पे देखो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहता है, पावर प्लांट के आसपास का पूरा एरिया किसके अंदर रहता है? एक धुएं के अंदर, वहां पे सब जगह फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट रहते हैं। तो ये इससे भी क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन। वो जो फाइन पार्टिकल्स है ना, वो लोग कहां पे चले जाते हैं? लैंड के अंदर।
अब वो लैंड के ऊपर एक पूरी उनकी लेयर बन जाती है, फाइन फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स की, और वो वाटर को अंदर जाने नहीं देते। मतलब जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे ये स्टोन की क्रशिंग चल रही है, अब स्टोन क्रश करेंगे तो बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स ऊपर उड़ेंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे कम डाउन ऑन द अर्थ, और एक पूरी लेयर बन जाती, और वो लेयर बन गई तो वाटर अंदर नहीं जा सकता, देयरफॉर लैंड का डिग्रेडेशन होगा। तो दिस आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखो जो इंडस्ट्रीज है वो पूरा वेस्ट पानी में डाल देंगे, रिवर बॉडी में, तो वहां पे भी क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। तो ये भी क्या करेगा, मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री में लैंड डिग्रेडेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब पार्ट से बिकॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम पढ़ेंगे रेमेडीज, उसको बचाएंगे कैसा। चलो नेक्स्ट पार्ट, देर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा लैंड तो डिग्रेड हो गई सर, उसको बचाएंगे कैसा हम। अफॉरेस्टेशन मतलब फिर से न्यू ट्रीज प्लांट करो, हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करो, पुराणों को, वेदास को, उपनिषद को फॉलो करो एंड ट्री को लगाओ, बिकॉज दे आर गॉड्स इन दिस ट्रीज, ट्रीज आर गॉड्स। नेक्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हाँ जो एनिमल्स है ना उनको सब जगह नहीं भेज देना है कि जाओ जाओ खा के आ जाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। और अब ये देखो प्लांटिंग एंड शेल्टर बेल्ट, ये कहाँ की बात है देखते, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। देखो जो ये यहाँ पे सपोज हमको प्लांट्स को ग्रो करना है, तो यहाँ पे बड़े प्लांट को ग्रो कर दो, फिर क्या होगा, वहां से जो ड्राई विंड आएगी और डस्ट पार्टिकल्स आएंगे वो ट्री से रुक जाएंगे, यहाँ हमारे नेट्स और एरिया के अंदर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो ये वाली जो लैंड है वो क्या बच जाएगी उधर अटैक से, तो इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्री। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ये तो हमको पता है, ज्यादा खाना मत खिलाओ। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये एरिड एरियाज मतलब जहाँ पे ज्यादा वाटर नहीं आता, वहां पे सबसे पहले तो हम ऐसे बेल्ट को, ट्री का बेल्ट बना देंगे, है ना, ओवर ग्रेजिंग रुका देंगे, और बुशेस बना देंगे, थॉर्नी बुशेस, कहाँ पे, सैंड ड्यून के पास। तो वो जो सैंड है वो थॉर्नी बुशेस में अटक जाएंगे। तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एरिड एरियाज। अब थर्ड देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड जो जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता उसको मैनेज करेंगे। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, अभी हमने देखे माइनिंग से क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, एंड ट्रीटमेंट कैन बी रिड्यूस। देखो वो तो माइनिंग नहीं करेंगे, माइनिंग अच्छे से करेंगे, वेस्ट लैंड को प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, और ये जो है जो खराब पानी आया इंडस्ट्रीज का उसको ट्रीटमेंट सेंटर में भेजेंगे, उसको अलग अलग प्रोसेस से, फिर क्लीन वाटर हम लोग रिवर में डालेंगे। सो दिस विल प्रोटेक्ट लैंड एज वेल एज वाटर। दिस आर सम रेमेडीज। तो कंजर्वेशन, जब भी एग्जाम में आ गया व्हाट आर सम टेक्निक्स ऑफ कंजर्विंग द लैंड, तो ये वहां पे लिख देंगे, क्वाइट सिंपल है, ये भी एक बार इसको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है सॉइल एज अ रिसोर्स।